नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होगे, बढ़िया भी होगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे रोलेट एक्ट के बारे में, जिसे भारत में काला कानून कहा जाता है। यह दोस्तों 18 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, और इस कानून की निम्नलिखित बातें इस प्रकार हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध इंग्लैंड में जब इसकी विजय हुई थी, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और इंग्लैंड की विजय हुई थी, तो उस समय यह जो सरकार ने रोलेट एक्ट की घोषणा की थी। आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है इसके बारे में। तो इसमें क्या क्या जैसे अधिकार थे, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार को देखिए यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत के बिना मुकदमा चला सकती है और उसे जेल में बंद कर सकती है। इस कानून के तहत अपराध को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने तक का अधिकार नहीं होता था दोस्तों। देखिए ये एक्ट बहुत ही एक तरीके से मानिए कि बहुत ही घातक, और जो काला कानून कहा जा रहा है वो काला कानून सच में है ये एक्ट। देखिए आगे क्या होता है दोस्तों। देखिए राजद्रोह के जो मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग से न्यायालय स्थापित होता था और मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का भी अधिकार नहीं होता था। जो राजद्रोह के मुकदमे में जजों के बिना जूरी की सहायता से सुनवाई का अधिकार इसमें प्राप्त हो गया था। और देखिए आगे क्या होता है दोस्तों। सरकार को यह भी अधिकार मिल गया था कि वो बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीन ले और अपनी इच्छा के अनुसार किसी व्यक्ति को कारावास दे दे या देश से निष्कासित कर दे। दोस्तों, ये जो एक्ट आया था वो भारत के लिए बहुत चिंता का विषय बन गया था, क्योंकि इस एक्ट में इतनी सारी बातें हैं कि अगर कोई व्यक्ति चाहे, इस एक्ट में जो ब्रिटिश सरकार थी वो किसी भी व्यक्ति को पहली बात तो निष्कासित कर देती थी अपने भारत से कि आपको भारत में नहीं रहना है। अगला है कि इसको कारावास भी दे देती थी और अपनी इच्छा अनुसार उसको जेल में डालकर कारावास दे देती थी, चाहे उसे फांसी दे देती थी। ये सारे रोलेट एक्ट के अंदर मतलब हैं। आगे क्या होता है दोस्तों बताते हैं, कहानी बड़ी रोचक है। देखिए वास्तव में जो क्रांतिकारी गतिविधियां को कुचलने के नाम पर ब्रिटिश सरकार भारतीयों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त करने का उनका मेन उद्देश्य था दोस्तों। जो भारत के अंदर जो स्वतंत्रता थी, इस एक्ट के आने के बाद उनकी स्वतंत्रता समाप्त कर देनी चाहती थी यह ब्रिटिश सरकार, क्योंकि भारत में कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए। इन्हें मतलब इन्होंने ऐसा कुछ काम किया कि अंग्रेज मतलब उनको देखकर ऐसे सोचे कि अगर इस तरीके से पूरे अगर देश में ये लोग अगर करेंगे तो पूरे देश के लोग, जनता हम पर आंदोलन करने लगेगी, हम पर चढ़ाई करने लगेगी और अंत में हम लोग को देश छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों यह जो है रोलेट एक्ट को पास करना चाहती थी और पास कर भी दी। ठीक है, अब इसका हम लोग मेन इतिहास जान लें। देखिए इसमें पहली बात तो उनका एक उद्देश्य और था कि जैसे कोई भी भारतीय है वो राजनीतिक आंदोलन में भाग न ले। यह भी उनका मेन उद्देश्य होता था दोस्तों कि जो कोई भी भारतीय है वो राजनीतिक आंदोलन में भाग न ले, क्योंकि भारत में जैसे कई नरम दल गरम दल के जो नेता थे वो क्या करते थे कि अपना आंदोलन करते थे। ठीक है, जैसे एक बिहार में चला था, मतलब नील की खेती होती थी, उसको रोकने के लिए। आगे हम बताते हैं क्या होता है, इसका इतिहास पहले हम लोग जानते हैं। देखिए एक्चुअली बात क्या हुई थी, जब 26 जनवरी 1919 ईस्वी को रोलेट एक्ट की स्थापना जब हुई थी तो इस समिति के द्वारा लगभग 4 महीने तक खोज की गई और रोलेट समिति की एक रिपोर्ट में भारत के जाबाज देशभक्त जो थे उनके द्वारा स्वतंत्रता के लिए बड़े बड़े और छोटे आतंकपूर्ण कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर बड़े उग्र रूप से प्रस्तुत किया गया था। ठीक है दोस्तों, हमारे जो देश के स्वतंत्र सेनानी थे उनको मतलब आतंकवादी घोषित किया गया था कि ये लोग आतंकवादी हैं और भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। आगे देखिए क्या होता है। जो नौकरशाही होते हैं, जो नौकरशाही के दमन चक्र हैं, मध्यादेश राज, युद्धकाल में धन एकत्र करने और सिपाहियों की भर्ती,
में सरकार द्वारा कठोरता बरतने जाने के कारण अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय जनता में तीव्र असंतोष पनप रहा था। ठीक है, क्योंकि ये लोग कठोरता से मतलब कोई भी काम करते थे। ठीक है, तो भारतीयों में जाहिर सी बात है कि असंतोष बरपेगा। जहाँ ये लोग मतलब अच्छी तरीके से काम करना है, ये लोग मतलब कठोरता से उसको अगर जिसको सज़ा नहीं भी देनी है तो उसे लोग सज़ा देते थे। तो इसलिए भारत में असंतोष बढ़ता गया और यह असंतोष एक दिन आंदोलन का रूप ले लिया। तो देखिए दोस्तों, देश भर में उग्रवादी घटनाएं घट रही थी। जहाँ नहीं तहाँ अंग्रेज जो हैं वो भारतीयों को मतलब मार रहे थे, पीट रहे थे, ऐसे तमाम ऐसे कारनामे कर रहे थे कि भारतीयों के मन में उन लोगों को भारत से निकालने के लिए अंग्रेज़ों को एक फीलिंग सी आ रही थी। अब देखिए, इस असंतोष को कुचलने के लिए अंग्रेज़ी सरकार रोलेट एक्ट आई है। ठीक है, तो भारतीयों में जब कुछ अंग्रेज ऐसे हैं जब उपद्रवी काम करेंगे तो भारतीयों का भी खून कुछ खौलेगा। तो उसमें कुछ अगर ऐसा कुछ काम कर रहे थे तो अंग्रेज ये सोचे कि अगर ये रोलेट एक्ट आ जाएगा तो इससे हम लोग जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। सरकार ने 1916 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में, जो न्यायाधीश हैं सिडनी रोलेट, इनका नाम बार बार आता है, तो इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन होता है जिसे आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना होता है। देखिए दोस्तों, ये लोग एक सभा का गठन करते हैं और उसमें आतंकवादियों को कुचलने का एक योजना बनाई जाती है। और रोलेट कमेटी के सुझावों के आधार पर फरवरी 1918 में केंद्रीय विधान परिषद में 2 विधेयक पेश होते हैं और इनमें से एक विधेयक परिषद को भारतीय सदस्य के विरोध के बाद भी पास दिया जाता है और इसके आधार पर 1919 ईस्वी को रोलेट एक्ट पारित किया जाता है। देखिए इसका परिणाम क्या होता है दोस्तों, तो परिणाम भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जब रोलेट एक्ट का जो विरोध होता है वो पूरे देश में बढ़ता ही जाता है। मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना इसके प्रतिपाद में केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्य को त्यागपत्र दे देते हैं। इस कानून को भारतीय ने काला कानून भी कहा जाता है। इस कानून के विरोध में देशव्यापी हड़तालें, जुलूस और प्रदर्शन होने लगते हैं। महात्मा जी अब भारतीय राजनीति के एक प्रमुख व्यक्तित्व बने रहते हैं और इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में अपनाए गए सत्याग्रह रूपी हथियार का प्रयोग एक बार फिर उन्होंने रोलेट एक्ट के विरोध का निश्चय करते हैं। ठीक है, और महात्मा गांधी जी व्यापक हड़ताल का आह्वान करते हैं और रोलेट एक्ट गांधी जी के द्वारा किया गया राष्ट्रीय स्तर का एक प्रथम आंदोलन होता है। 24 फरवरी 1919 ईस्वी के दिन गांधी जी मुंबई में एक सत्याग्रह सभा का आयोजन करते हैं और इस सभा में तय किया जाता है और कसम खाई जाती है कि रोलेट एक्ट का विरोध सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर गांधी जी इस सत्य और अहिंसा के मार्ग का जो विरोध है किसी भी सुधारवादी नेताओं की ओर से किया गया था, जिससे कि डी.ई. वादी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर, श्रीनिवास शास्त्री जैसे आदि ये लोग बाद में शामिल हो जाते हैं। पहले महात्मा गांधी पहला आंदोलन करते हैं कि नहीं इसका विरोध होना चाहिए। बाद में जैसे बड़े बड़े जैसे तेज बहादुर, सप्रू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, श्रीनिवास ये लोग शामिल हो जाते हैं बाद में। किंतु जो गांधी जी को बड़े पैमाने पर होम रूल लीग के सदस्य का भी समर्थन मिला था, तो इससे थोड़ा कम इस पर ध्यान देते हैं। हड़ताल के दौरान दिल्ली आदि कुछ स्थानों पर भारी हिंसा होती है। इस पर गांधी जी सत्याग्रह को वापस ले लेते हैं और कहते हैं कि भारत के लोग अभी भी अहिंसा के विषय में दृढ़ रहने के लिए तैयार नहीं हैं। और 13 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में कुछ भीड़ इकट्ठा होती है और अमृतसर तैनात फौजी कमांडर जनरल डायर जो होता है उन भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा देता है और जिसमें हज़ारों लोग मारे जाते हैं। भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी होते हैं और सभी लोग मारे जाते हैं। यह घटना ब्रिटिश हुकूमत के काले अध्याय में से एक है, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग रोलेट एक्ट के बारे में खूब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि यह भारत में एक काला कानून बनकर आया और अंग्रेज़ अपनी हुकूमत चलाने के लिए इस काले कानून को 18 मार्च 1919 ईस्वी में भारत में लाए और इसे भरपूर एक तरीके से भरपूर सराहना भी किए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह खूब अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।